नमस्कार। हमारे सामने एक लगभग 24 वर्षीय कन्या की कुंडली है, जिनका लगन जो है वो कर्क लगन है और राशि जो है वो मिथुन राशि है। लगन का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और कर्क लगन जो होता है वो एक चलायमान लगन है। चलायमान लगन का मतलब है ऐसे लोगों के जो विचार हैं, ऐसे लोगों का जो स्वभाव है, उसके अंदर गहनता और छुपावट तो होती ही है, साथ ही साथ उनके भीतर गहराई भी होती है। स्वभाव के अंदर वो अपनी बात पूर्ण तरीके से किसी के सामने खुलकर नहीं रखते हैं, या कह सकते हैं कि अपनी बात को छुपाने वाले ऐसे लोग होते हैं। साथ ही साथ चर स्वभाव है, स्वभाव के अंदर स्थिरता की थोड़ी कमी हो जाती है। तो वो स्थिति इस कुंडली के अंदर लगन से दर्शित हो रही है कि लगन का मालिक कुंडली के द्वादश भाव में गया है। लग्नेश जब भी कुंडली के 6, 8, 12 भाव में जाता है तो ये कमज़ोर स्थिति मानी जाती है। खास तौर पे चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा आपकी मानसिकता का कारक है। मानसिकता का कारक, आपके मन का कारक, आपकी मेंटल कंडीशंस का कारक चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में बैठा हुआ, जो कि लग्नेश भी है, आपकी राशि का मालिक भी है। यानी ऐसे लोगों की जो मन की स्थिरता है वो नहीं होती है। मन की स्थिरता बड़ी कम होती है, मन चलायमान रहता है, मन इधर उधर भटकाव वाला भी बहुत हद तक संभव दिखाई दे रहा है। अब लगन के ऊपर जो है देखें तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा है, तो चंद्रमा इस कुंडली में कोई ज़्यादा अच्छा ग्रह नहीं हुआ। बात करेंगे मंगल की, कि मंगल कुंडली के दूसरे घर में है। योग कारक मंगल है, यानी 10वें घर और पंचम भाव का मालिक होकर दूसरे घर में बैठा हुआ। इसका मतलब है ये ग्रह आपको अपनी दशांतर दशा में लाभ देने वाला ग्रह है, प्रोफेशन देने वाला ग्रह है, काम धंधा देने वाला ग्रह है, पैसा देने वाला ग्रह है। लेकिन मंगल जब सूर्य की राशि में दूसरे घर में हो तो ये व्यक्ति की जो वाणी है उसको कठोर बना देता है। व्यक्ति की जो वाणी है उसमें मधुरता कम होती है। व्यक्ति का जो बोलने का जो तरीका है वो ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे के ऊपर अपना कोई प्रभाव जमा रहा है। तो वो वाली कंडीशन इस कुंडली के अंदर दिखाई देती है। मंगल यहाँ पंचमेश होकर पंचम भाव को देखते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि अगर ये व्यक्ति चाहे तो अपने स्वयं के बल पर अच्छी बुद्धि के कारण, अच्छी कैचिंग पावर के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि बुद्धि की और कैचिंग पावर की ऐसे लोगों में कमी नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप उसको कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका चंद्रमा और आपके मन का मालिक और आपके लगन का मालिक जो चंद्रमा है वो पीड़ित है कुंडली में। ये वो कॉम्बिनेशंस हैं जो आपका किसी चीज़ में मन नहीं लगने देगा। बात करते हैं शनि, राहु और केतु के बारे में। राहु तीसरे घर में हो व्यक्ति को साहसी बनाता है। व्यक्ति साहसी किस्म का होता है, व्यक्ति के भीतर डर नहीं होता है, व्यक्ति किसी भी प्रकार का स्टेप लेने में सक्षम है। अब शनि के लिए कहा जाता है कि शनि हमारे कर्म का कारक है। कर्म का कारक कहा गया है शास्त्र में शनि को। अगर वो राहु केतु अक्ष पे आता है तो ये आपके कर्मों को खराब करता है। कुछ लोग गंदी आदतों में लग जाते हैं, कुछ लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों की प्रवृत्ति खराब हो जाती है। कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई जुआ खेल रहा है। मतलब कुल मिलाकर उनका कहीं ना कहीं कर्म प्रभावित है, उनके कहीं ना कहीं कर्म गलत हैं, जिसके कारण उनको अपने जीवन के अंदर समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की और केतु की जो युति आपके भाग्य स्थान में बनी हुई है, ये आपके भाग्य को खराब कर रही है। इसका मतलब है आप अपने गलत कर्म, गलत निर्णयों के द्वारा जीवन में अपने भाग्य को खराब कर सकते हैं। बृहस्पति भी देखिएगा इस कुंडली में नीच का हो गया है। नीच का ग्रह सप्तम भाव में है और सप्तम भाव का मालिक शनि, राहु, केतु एक्सेस में है। ये वैवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा संकेत नहीं दिखता। चलिए बात करते हैं अब हम बृहस्पति। तो हमने देखा बृहस्पति में एक अच्छी बात भी है, वो ये है कि भाग्य का स्थान का मालिक सप्तम भाव में बैठा और लगन को देखता, यानी व्यक्ति को कहीं ना कहीं भाग्य के भरोसे जीवन में कुछ प्राप्त होगा। घर से, परिवार से कुछ ना कुछ उसको अवश्य मिल जाएगा, ऐसा हम यहाँ कह सकते हैं। अब देखिए दशम भाव में बैठे हैं 3 ग्रह, बुध, शुक्र और सूर्य। दशम भाव कर्म स्थान, वहाँ पर कौन है? बुध है। द्वादशेश तृतीय शोके है, यानी आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भागा दौड़ी को जोड़ देने वाला एक ग्रह है, टू ट्रैवलिंग वाला ग्रह है। आप अगर कहीं काम करते हैं भविष्य में तो आपको रोजाना की ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है। आप अपने जीवन में कहीं दूर स्थान पे, यानी जहाँ से आपने जन्म लिया है वहाँ से किसी अन्य स्थान पे जाकर काम करने का योग, ऐसा भी बुध दिखाता है। शुक्र
चतुर्थेश लाभेश होके दशम भाव में भूमि जमीन जायदाद वाहन सुख देगा, घर परिवार से रहने का सुख मिलेगा व्यक्ति को, कहते हैं अपने घर में रहेगा व्यक्ति। सूर्य कुंडली के अंदर सूर्य धन भाव का मालिक है सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस का मालिक ये देखिए राशि परिवर्तन योग है दूसरे और 10वें घर में। ऐसे लोग जीवन में अगर कोई काम करें और वो काम खाने पीने से जुड़ा हुआ काम, बोलचाल से जुड़ा हुआ काम, वाणी से जुड़ा हुआ काम, पैसे से जुड़ा हुआ काम, फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम, रेस्टोरेंट, ऐसा कोई काम अगर जीवन में करते हैं या ऐसी जगह पर कोई काम करते हैं तो जीवन अच्छा चलता है, यानी यहाँ से प्रगति के चांस दिखते हैं। ये तो थी एक ओवरऑल हॉरोस्कोप का कॉम्बिनेशंस जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। असली बात जीवन में क्या होती है कि कुंडली के अंदर राजयोग हो या धन योग हो या ग्रह अच्छे हों या ग्रह बुरे हों, ये सब निर्भर करते हैं आपकी दशाओं पे कि आपको वर्तमान में कौन सी दशा मिली। कि एक बच्चा जिसकी उम्र लगभग 24 वर्ष है उसको शनि की महादशा जीवन के 2006 से मिल गई। 2006 का मतलब है लगभग 11 वर्ष की उम्र से। 11 वर्ष की उम्र से जब आपको एक शनि की महादशा मिल जाए और वो शनि आपकी कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश दो खराब स्थान का मालिक हो, जैसा कि मैंने कहा शनि कर्म कारक, अष्टमेश है, अष्टम भाव किसी प्रकार की गलत प्रकार की क्रियाएं, अड़चन, परेशानी के लिए देखा जाता है। वहीं शनि को देखिएगा या राहु केतु अक्ष पे आया, यानी आपने अपने जीवन में अपने स्वयं के कर्मों के कारण कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आपको जीवन में आने वाली है। एक ये शनि ने दर्शा दिया है। अब शनि को नवांश में देखिए यहाँ 6ठे घर में बैठा है, फिर से अष्टम भाव का मालिक है। तो यहाँ भी शनि सप्तम अष्टम का मालिक होकर 6ठे घर में, यहाँ शनि सप्तम अष्टम का मालिक होकर राहु केतु अक्ष में बैठा है। और 8वें घर जो कि मांगल्य स्थान, वैवाहिक जीवन, ससुराल पक्ष के लिए जाना जाता है, वहाँ राहु बैठे हैं। शनि की दृष्टि है और मंगल की दृष्टि है, यानी व्यक्ति का मांगल्य जीवन खराब है, व्यक्ति को मांगल्य जीवन में प्रॉब्लम है, व्यक्ति को ससुराल जहाँ भी जाएगा वहाँ से सुख उसको नहीं मिल पाएगा। ये इनकी लगन कुंडली ने भी दर्शाया। जैसा कि आपने मुझे बताया कि ये किसी न किसी गलत संगत के अंदर चले गए, नीच प्रवृत्ति के लोगों के संगत में ये आ गए। वैसा किसने दिखाया? एक तो इनके कर्मों ने, शनि केतु ने, दूसरा नीच के बृहस्पति ने भी दिखाया, तीसरा शनि यहाँ 6ठे घर में बैठे हैं उसने भी दिखाया, और राहु ने भी दिखाया। तो कुल मिला के कॉम्बिनेशंस तो कुंडली में ऐसे बने। खास तौर पे आप देखिएगा कि 12 मार्च 2020 से जीवन में आई है शनि में राहु, शनि में मंगल इनके जीवन में आई, और हो सकता है इस दौरान इन्होंने अपने जीवन में शादी कर ली हो। शनि में चंद्रमा, शनि में मंगल का जो समय आपने बताया उस दौरान इन्होंने यहाँ शादी कर ली। असली भूमिका रखी शनि ने, क्योंकि शनि इस कुंडली में सप्तमेश और अष्टमेश हुए, राहु केतु अक्ष पे गए, 6ठे घर में गए। तो जहाँ पर शादी हुई वहाँ पर पहला बात तो निर्णय गलत था, प्रवृत्ति गलत रही, और जब तक ये शनि की दशा चलेगी तब तक ये इनके लिए कष्टकारी भी रहेगी, क्योंकि शनि की दशा इनके जीवन में अभी 31 जुलाई 2025 तक की है। अभी शनि में राहु की स्थितियां चल रही हैं, महादशा चल रही है शनि की, अंतरदशा चल रही है राहु की। शनि बैठा 6ठे घर में, राहु बैठा अष्टम भाव में। अब शनि और राहु प्रॉब्लम चल रही है मैरिड लाइफ में, डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, जनवरी 2023 तक की स्थिति है। डाइवोर्स तो निश्चित हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि इनकी ये जो स्थितियां हैं डाइवोर्स वाली वो तो पक्की हो जाएंगी, डाइवोर्स तो यहाँ हो ही जाएगा, क्योंकि दशाई ऐसी है कि ये शादी से संबंधित सुख दे ही नहीं सकती। इन्होंने अपने जीवन में प्रेम संबंधों को बनाते हुए, गलत प्रवृत्ति रखते हुए ऐसा कदम उठाया, और वो कदम उठाया शनि की दशा में। अब जब तक शनि यहाँ है जुलाई 25 तक, तब तक तो मैं आपको ये कहूँगा कि देखिए जी, इनकी शादी में यहाँ तलाक कराने के बाद आप इनकी दूसरी शादी के लिए ना सोचें। जुलाई 25 तक आप इनकी दूसरी शादी के लिए ना सोचें। अगर इनकी दूसरी शादी कहीं होती है तो वहाँ दूसरी जगह भी एक तो तलाक का सामना करना पड़ जाएगा फिर से, एक बात। दूसरी बात यह है, प्रवृत्ति से बचाने के लिए कुछ पूजा पाठ मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जब तक शनि में राहु चल रहा है 2022 के अंत तक, तब तक इनकी जो प्रवृत्ति है वो गलत संगत के आसपास ही घूमती रहेगी।
उसको सुधारने के लिए भी मैं आपको उपाय बताऊंगा कि कैसे सुधर सकती हैं स्थितियां, क्योंकि ऐसी स्थिति में बच्चे स्वयं तो कुछ उपाय करते नहीं हैं, लेकिन हाँ, इनसे संबंधित पूजा पाठ अगर कराते हो तो उनका थोड़ा बहुत असर अवश्य आता है। लेकिन हाँ, 2022 तक की स्थितियाँ इनके लिए टिपिकल हैं। स्वाभाविक तौर पर भी टिपिकल है कि इनका स्वभाव भी खराब रहेगा, इनकी संगत भी खराब रहेगी, इनकी आदतें भी खराब रहेंगी। तो वहाँ तक का समय इनके लिए बड़ा टिपिकल है। तो आपने बताया शादी के बारे में, जो शादी चली भी नहीं और तलाक के मोड़ पर खड़ी है। हाँ, डाइवोर्स तो इनका हो जाना है, वो मैंने आपको बता दिया। इनका विवाह दोबारा होगा, बिल्कुल दोबारा विवाह होगा, लेकिन मैं तो आपसे ये कहूँगा कि इनका जो विवाह है वो अभी आप बिल्कुल भी ना करें। 2025 तक इनका विवाह ना करें। बुध की दशा आएगी तब आप इनके विवाह में सोचें, उससे पहले इनको पढ़ाएं, किसी काम में लगाएं। लेकिन दोबारा विवाह करना फिर से तलाक के मोड़ पर आपको ले आएगा। अपने जीवन में सफलता मिलेगी या कुछ या नहीं, देखिए दशाएं कुंडली की जितनी भी हैं वो एक बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छी पढ़ाई, बहुत अच्छे करियर की तरफ नहीं ले जा रही, क्योंकि आने वाली जो दशा बुध की है उसमें एक चीज़ दिखाई देती है कि ऐसा लगता है कि आने वाले 2024 या 25 के बाद इनके जीवन में कोई तगड़ा स्थान परिवर्तन होने वाला है। ये अपने जन्म स्थान से, जहाँ इन्होंने जन्म लिया, वहाँ से कहीं दूर चली जाएंगी, तब जाके इनके जीवन में कुछ करियर शुरू होगा। क्योंकि इस कुंडली में ना तो कोई सरकारी नौकरी के योग हैं, एक प्राइवेट नौकरी के योग बनते हैं, और वो भी अभी मुझे बनती दिखाई नहीं दे रही। 2022 तक की स्थितियाँ टिपिकल हैं। उसके बाद क्योंकि बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, बृहस्पति दशमांश कुंडली में दूसरे घर में बैठे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले दशा में कोई ना कोई धन का से संबंधित काम बनेगा। या तो व्यक्ति परिस्थितियों से संभल के निकल जाएगा, फिर 2022 के बाद कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देगा, ऐसा हम इनके साथ कह सकते हैं। तो जीवन में सफलता की स्थितियां सिर्फ प्राइवेट नौकरी से दिखती हैं, और कोई बहुत बड़ी सफलता मुझे अभी तक कुंडली में नहीं दिखाई दी। क्या इनकी कोई अपनी संतान होगी? हाँ, सप्तांश कुंडली और मंगल ने तो बताया है कि हाँ, इनकी अवश्य अपनी कोई संतान होगी ही होगी। माता पिता की संपत्ति में कुछ मिलेगा? हाँ, कह सकते हैं, माता पिता से सहयोग भी मिलेगा और संपत्ति में भी कुछ मिलेगा। क्या अपनी निज प्रवृत्ति को ये छोड़ पाएंगे या गलत संगत से निकल पाएंगे? 2022 तक का समय इनके लिए कष्टकारी है। और जब मैं किसी चीज़ को कष्टकारी कहता हूं तो उसको समझ लीजिए कि आपके लिए एक चुनौती भरा समय जो अब तक चल रहा है वो अभी आगे तक और चलने वाला है। उसके लिए जो पूजा पाठ मैं अंत में बताऊंगा उन पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा। क्या कि इसकी बहनें इनका ध्यान रखेंगे? देखिए, भाई बहनों के लिए मैं हमेशा से मंगल को बहुत ज़्यादा रोल देता हूँ, क्योंकि मंगल ही बताएगा, छोटे भाई बहनों से संबंधित कारक है और बृहस्पति है। देखिए, जहाँ तक इनके स्वभाव की बात है, यही किसी से सहयोग न लेना चाहें तो बात अलग है, नहीं तो घर परिवार वाले इनके सपोर्ट सहयोग में खड़े हुए हैं। अब ऐसा क्या करा जाए कि इनकी बुद्धि सुधर जाए, इनके भीतर कुछ ज्ञान से संबंधित स्थितियाँ आ जाएं? देखो, जब तक 2022 चलेगा तब तक मैं ये कहूँगा कि आप किसी सुयोग्य पंडित से संपर्क करें और उनसे सबसे पहले ये कहें कि भी हमें अपनी बच्ची के लिए शनि देव से संबंधित मंत्र का अनुष्ठान कराना है, जैसी आपकी सामर्थ्य हो। शनि देव के मंत्रों के लिए 23,000 मंत्र होते हैं। कलयुग में इसको 4 गुना के लिए कहा गया है। 4 गुना का मतलब है, कुछ लोग सीधा ये कहेंगे कि 1.25 लाख करा लीजिए आप, लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य 23,000 कराने की है तो आप पंडित से कहो कि 23,000 मंत्र हमारे वैदिक मंत्र कराने हैं। ध्यान रखिएगा मेरी बात, वैदिक मंत्र के जाप और उसका दशमांश हवन आपको इस बच्ची के लिए कराना है। 23,000 करा रहे हो एक बार में तो 23,000 के कम से कम 4 बार आपको कराने हैं। 1.25 लाख का करा रहे हैं, तरीके से कर रहा है कोई, तो एक ही बार कराइएगा। एक बात, जब तक इन 2022 खत्म ना हो, हर 3 महीने में इनके लिए, इनके नाम से, उसमें ये खुद भी बैठ जाएं, रुद्राभिषेक कराइएगा। रुद्राभिषेक भगवान शिव का स्तोत्र अभिषेक है, वो इनकी सद्बुद्धि के लिए होगा। तो हर 3 महीने में इनके लिए होगा रुद्राभिषेक, शनि देव के मंत्रों के जाप होंगे। ये एक उपाय मैं आपको बताता हूँ, ये इनकी माताजी कर लें या ये इनके पिताजी कर लें, कोई भी एक व्यक्ति इनके लिए ये उपाय कर सकता है। रोजाना
शाम के समय जैसे आपके घर के अंदर रहती हैं तो दिन के अंदर कुछ ना कुछ खाती पीती जरूर होंगी, कोई पानी पीती होंगी, दूध पीती होंगी, खाना खाती होंगी, कुछ भी ऐसा। आप शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए, सूर्यास्त होने के बाद आप भगवान जी के आलय में बैठें, सरसों के तेल का एक दिया जलाएं। रोजाना का नियम बनाइए, रोजाना आप शाम के समय एक मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाइए, भगवान जी के आलय में रखिए। शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि शनिदेव मेरी बच्ची के ऊपर अपनी कृपा बनाए। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी कृपा बनाए रखें। आधा गिलास पानी आपको लेना है, उस पानी को अपने सीधे हाथ पे रख लेना है और उसको अपने सीधे हाथ से ढक लेना है। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना है। लगातार 7 बार आपको ये हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब ये 7 पाठ पूरे हो जाएं, उस गिलास पे से हाथ हटाइए और उस गिलास में फूंक मार दीजिए। इसको कहते हैं कि आपने उस पानी को हनुमान चालीसा से अभिमंत्रित कर दिया। वो पानी या वो दूध या वो लिक्विड या वो खाने की कोई भी चीज़, कुछ भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं है पानी लें, जिसको आपकी बच्ची खा ले वो उसको खिलाना है। और ये उपाय आपको निरंतर करना है जब तक आपको इनसे संबंधित प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाए। इसलिए मैं ज़्यादा उपाय आपको नहीं बताए हैं, लेकिन जितने बताए हैं ये करने होंगे, क्योंकि दशाएं टिपिकल हैं, दशाओं में समस्या है, दशाओं में परेशानी है। तो इतना इनको करना है। 2022 तक का समय आपका देखिए टिपिकल है, तब तक ये शारीरिक रूप से भी ठीक रहें, मानसिक भी ठीक रहें, इनको कोई प्रॉब्लम ना है, तो उसके लिए सब उपाय पूजा पाठ आप करवाइएगा, निश्चित आपको यहाँ लाभ मिलने वाला है। नमस्कार।